UFC 311 में जो इस्लाम मखाचेव और अरमान सारूकियन की फाइट होने वाली है वो सिर्फ लाइट वेट चैंपियनशिप के लिए नहीं होगी। वो एक लेगेसी को डिफाइन करने वाली फाइट होगी इस्लाम मखाचेव के लिए। अगर वो हार जाते हैं तो उनके साथ उनकी पूरी लेगेसी के ऊपर एक ठप्पा सा लग जाएगा कि यार नहीं, हबीब के बाद इनकी टीम में वो बात नहीं है। लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड के सामने ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबको दैट इस्लाम मखाचेव इज द बेस्ट एवर लाइट वेट हु स्टेप्ड इनटू द ऑक्टागोन। बिकॉज 4 लाइट वेट डिवीजन के अंदर टाइटल डिफेंस करने वाले वो पहले चैंपियन बन जाएंगे। तो यहाँ पर एवरीथिंग इज ऑन द लाइन, लेकिन एवरीथिंग इज इन द फेवर ऑफ इस्लाम मखाचेव। उनके फैंस का यही कहना है और यहाँ पर एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो होने वाली है। तो आप लोग इसको इतना एंजॉय करेंगे क्योंकि यहाँ पर अरमान सारूकियन के लिए भी खोने को बहुत ज़्यादा कुछ है। क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ फाइट में वो उन्हें डोमिनेट करने का प्रॉमिस करके उन्हें डोमिनेट नहीं कर पाए और उन्हें अपनी लाइफ की सबसे बड़ी फाइट ये मिली है और वो भी रीमैच। एक ऐसा फाइटर जो उन्हें पहले हरा चुका है, तो क्या उनसे वो बेल्ट लेकर आर्मेनिया जाएंगे? तो यहाँ पर अरमान सारूकियान और इस्लाम मखाचेव दोनों के लिए बहुत कुछ लाइन पर है। तो आज की इस वीडियो में मैं क्यों बनाकर लाया हूँ ये सब कुछ, वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले हमने ये डिस्कस तो कर ही लिया इंट्रो के अंदर कि लाइन पर क्या लगा हुआ है। एक तरफ इस्लाम मखाचेव और पूरे हबीब की लेगेसी, ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ लाइट वेट डिवीजन ऑफ ऑल टाइम को स्टैंप करने का मौका, या फिर अगर वो हार गए तो एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, इमेज के ऊपर बात आ जाएगी। और दूसरी तरफ अरमान सारूकियान, अगर वो हार गए तो बहुत कुछ खोने को है, लेकिन अगर वो जीत गए तो बहुत कुछ नया होने वाला है। न्यू एरा विल बिगिन। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने भाइयों के साथ इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आया हूं। हमने बात कर ली कि क्या लाइन पर है, अब हम बात करेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है और उसको जज करने के लिए हमें इनकी पहली फाइट को बहुत अच्छे से की पॉइंट्स को उठाते हुए डिस्कस करना पड़ेगा। आज के टाइम पर इनकी कंडीशनिंग क्या है, कितने स्किल सेट के साथ ये बैठे हुए हैं, और इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं ना, ये आज देख लेंगे किसने कितना इम्प्रूव किया है। और हम ये भी देखेंगे कि जब ये ऑक्टागोन के अंदर पहले राउंड से फाइट करना शुरू करेंगे तो इनका गेम प्लान क्या होगा। क्योंकि गेम प्लान बनाने के मामले में हबीब और हावियर मेंडिस इस्लाम मखाचेव की मदद कर रहे होंगे और वो टाइम टू टाइम अपने गेम प्लान को चेंज करते हैं बिटवीन द फाइट्स। लेकिन अरमान सारूकियन अपने रिसेंट इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ जब फाइट हुई थी तो मुझे जब एक पंच लगा तो उसी टाइम पर मैंने पूरी फाइट में अपने पूरे गेम प्लान को बत्ती बनाकर बाहर फेंक दिया। किसकी तरह? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। माइकल चैंडलर की तरह। और लास्ट में आउटकम क्या होने वाला है ये भी डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी वीडियो एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसी वीडियो आपको लगी। देखिए, जब इनकी पहली फाइट हुई थी तो उस टाइम पर अरमान सारूकियन कहते हैं कि वो उनकी पहली फाइट थी यूएफसी के अंदर, कोई भी एक्सपीरियंस उनके पास नहीं था, वो बहुत यंग थे। हाँ, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, लेकिन आज के टाइम से अगर मैं कंपेयर करूँ उस फाइट को, तो अरमान सारूकियन ने जो रेसलिंग है उसको धीरे धीरे इम्प्रूव किया है, लेकिन कोई ड्रामेटिकली कोई इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को नहीं मिला है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप मट्यूस गैमरोट की फाइट देखें तो वो रेसलिंग की वजह से हार गए। अगर आप देखें चार्ल्स ओलिवेरा, उनको फिनिश नहीं कर पाए रेसलिंग के वजह से। आप बोलेंगे रेसलिंग की वजह से तो वो जीतते हैं, तो ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि यार जिस तरीके की वो रेसलिंग करते हैं ना, वो की मोमेंट्स को लूज़ कर देते हैं। तो जो एडवांटेज होता है की मोमेंट में वो दूसरे फाइटर को वो दे देते हैं, पोजीशन लूज कर देते हैं डोमिनेंट, जिससे वो फिनिश नहीं कर पाते और उनके अपोनेंट को कम बैक करने का मौका मिलता है और वो एक क्लोज डिसीजन फाइट को भी कई बार हार जाते हैं अगर उनके सामने एक अच्छा रेसलर हो। चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ तो वो इसलिए जीत गए क्योंकि उनकी रेसलिंग उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की मट्यूस गैमरोट की या फिर कहीं इस्लाम मखाचेव की है। तो इस गेम प्लान के साथ वो आएंगे कि पिछली फाइट के अंदर जो उन्होंने की मोमेंट लूज किए थे वो इस फाइट के अंदर ना करें। और आज के टाइम पर उनकी स्ट्राइकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, तो यहाँ पर मेजर इंप्रूवमेंट मुझे उनकी स्ट्राइकिंग के अंदर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इस्लाम मखाचेव को देखो,
इस्लाम मखाचेव के कोच ने कहा कि पहली फाइट अगर आप क्लोज कहते हैं तो वो इसलिए थी कि इस्लाम मखाचेव बीमार थे। चलो इस बात को मान लेते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट कितनी हुई है? इंप्रूवमेंट ये हुई है कि उनके कंधे पर बेल्ट आ चुकी है। इस्लाम मखाचेव ने रेसलिंग के अंदर बहुत अच्छे से जो है अपने आप को इम्प्रूव किया है, लेकिन इतना ज़्यादा ड्रामेटिकली मुझे कोई इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया। उनकी रेसलिंग हबीब के लेवल पर नहीं है, लेकिन ओवरऑल ही इज़ बेटर देन हबीब, ये मैं आज के टाइम पर मानता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए इस्लाम मखाचेव जो है ना, उनके सामने अगर आप इम्प्रूवमेंट की बात रखें तो उनकी स्ट्राइकिंग में इम्प्रूवमेंट हुई है, और स्ट्राइकिंग के अलावा उनका जो डिफेंस है उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइट किया है। अब एक बार बड़े ध्यान से इस्लाम मखाचेव का अगर एनालिसिस मैं करूं तो मुझे ये दिखाई देता है कि जब उनके करियर में उनको एक अनएक्सपेक्टेड पहली लॉस मिली तो उसके बाद उन्होंने ओवर एक्सटेंड करना छोड़ दिया। उन्होंने अपने डिफेंस को इतना ज़्यादा टाइट कर लिया, तो यहाँ पर टाइट डिफेंस के साथ वो स्ट्राइकिंग करते हैं, और स्ट्राइक्स के अंदर भी प्रिसीजन हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हबीब जो होते थे ना, वो फाइट से थोड़े दिन पहले ही स्ट्राइकिंग की तैयारी करते थे, 2 हफ्ते पहले। लेकिन यहाँ पर इस्लाम मखाचेव पूरे साल अपनी स्ट्राइकिंग की तैयारी करते हैं, जब वो हावियर मेंडिस के साथ एक ही टीम में होते हैं तब भी, और जब वो अपने मखाच कला में अपने लोकल जिम में होते हैं, हबीब वाले पुराने जिम में, या फिर जब वो सिटी से दूर जो नया जिम बना है वहाँ पर होते हैं, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, पूरे साल स्ट्राइकिंग करते हैं, और ऐसे लोगों के साथ, स्पारिंग पार्टनर्स के साथ करते हैं जो वर्ल्ड लेवल पर हैं। जैसे आपने देखा होगा उनके जो कज़न है उस्मान, उनके साथ, या फिर वर्ल्ड लेवल के बॉक्सर्स हैं उनके साथ, तो उनकी जो स्ट्राइकिंग है वो एक अलग लेवल पर है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लगातार करते हैं तो वो स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाता है। और यहाँ पर इस्लाम मखाचेव की जो मेजर इंप्रूवमेंट है, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन आपका हो जाएगा आप अगर उनकी सारी फाइट्स को नोटिस करेंगे इसको सुनने के बाद, कि उनकी जो क्लिंचिंग है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। कई बार हबीब ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि यार उनकी जो क्लिंच पोजीशन है ना, वहाँ से वो अपने जूडो के थ्रोज का और अपने फुट स्वीप्स का, लेग स्वीप्स का इतना तगड़ा यूज़ करते हैं जो आपको रेयरली देखने को मिलता है। हमजद चिमाएव के आर्सेनल में भी ये चीज़ नहीं है जो इस्लाम मखाचेव को स्टैंड आउट कराती है। उसके अलावा चेन रेसलिंग में ट्रांजिशन करना हो गया, और उसके साथ फेंट करते हुए सिंगल लेग लेने के अलावा वो क्या करते हैं, वो स्ट्राइकिंग कॉम्बिनेशन के बीच में भी शूट कर देते हैं सिंगल लेग या डबल लेग के लिए। उसके अलावा अगर मान लो स्ट्राइकिंग के दम पर बैकआउट करा देते हैं तो उसके बाद वो केज वर्क भी काफ़ी अच्छे से करते हैं। केज वर्क के टाइम पर उनकी हेड पोजीशन भी इम्प्रूव्ड नज़र आई है मुझे इनकी रिसेंट फाइट में। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जैसे अरमान सारूकियान अपने गेम प्लान को बाहर फेंक देते हैं। मैंने देखा है कि रिसेंट फाइट्स के अंदर जब आप वोल्कानोव्स्की के खिलाफ पहले फाइट की बात करो, या फिर आप बात करो डस्टिन पोरिये के खिलाफ फाइट की, तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं कि दोनों ही फाइट्स के अंदर अरमान सारूकियान को इस्लाम ने यह बोला कि वो कहते कुछ हैं लेकिन परफॉर्मेंस वैसा नहीं होता। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा इस्लाम मखाचेव के साथ भी मैंने इन दोनों फाइट्स के अंदर देखा है। पहली फाइट के अंदर वो वोल्कानोव्स्की को बिल्कुल डिसमिस कर रहे थे, लेकिन वोल्कानोव्स्की ने जिस तरीके से उस फाइट के अंदर परफॉर्म किया हम सब ने देखा। दूसरी तरफ आपने पिछली फाइट के अंदर डस्टिन पोरिये को जिस तरीके से परफॉर्म करते हुए देखा, आपने डिफरेंस देखा हबीब के खिलाफ जब वो डस्टिन पोरिये नजर आए, वो भी अपने प्राइम फॉर्म में थे उस टाइम पर, पुराने वाला डस्टिन पोरिये, और आज के टाइम पर जो थोड़े से अपने डाउन हिल में है, उस डस्टिन पोरिये ने इस्लाम मखाचेव की हालत खराब कर दी थी। आपको ये मानना पड़ेगा। विक्ट्री तो मिली इस्लाम मखाचेव को, लेकिन आपने देखा कि जब भी क्रंच मोमेंट आते हैं तो वो एकदम से रेसलिंग की तरफ भाग जाते हैं, सिंगल लेग डबल लेग लेने बिना किसी फेंट्स के। तो यहां पर उनको क्रैक किया जा सकता है, लेकिन यहां पर स्ट्राइकिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए। अब इनके गेम प्लान की बात करते हैं। देखो मेरे हिसाब से जब ये फाइट शुरू होगी तो अरमान सारूकियान अपने माइंड में एक सिनेरियो बनाकर आएंगे कि मैं पहले ही सेकंड से स्ट्राइकिंग बहुत तगड़ी करने वाला हूं, अग्रेसिव करने वाला हूं। वो अपनी रेसलिंग को सेकंड ऑप्शन रखेंगे और उनकी स्ट्राइकिंग होगी ऑफेंसिव, जिसके अंदर अगर वो मान लीजिए अपने गार्ड को थोड़ा सा लो रखते हैं या मान लो अपने आप को एक्सपोज भी कर देते हैं स्ट्राइक्स के लिए, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें फ्लैशी किक्स और या फिर कहें कि एक्सप्लोजिव स्ट्राइक्स भी देखने को मिल सकते हैं माइकल चैंडलर के स्टाइल में। दूसरी तरफ इस्लाम मखाचेव का एक ही गेम प्लान होगा कि वो चेन रेसलिंग करें, टेक डाउन करें अरमान सारूकियान को। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रेसलिंग इनकी कैंसल आउट हो जाएगी। देखो ये कैजुअल्स की तरह आप सोचना छोड़ दो। रेसलिंग अरमान सारूकियान के बैक पॉकेट में होगी। जब उनको निकालनी होगी तो वो डिफेंसिव रेसलिंग निकालेंगे, और जब उनको लगेगा कि उनको स्ट्राइकिंग करनी चाहिए तो वो स्ट्राइकिंग करेंगे मैक्सिमम टाइम, क्योंकि ही विल ट्राई टू नॉक आउट इस्लाम मखाचेव।
दिस इज द की टू विक्ट्री फॉर अरमान सारूकियान। क्योंकि अगर आप रेसलिंग करने जाओगे तो उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि अननेसेसरी रेसलिंग की वजह से वो हार गए पिछली फाइट को। और दूसरी तरफ इस्लाम मखाचेव होंगे, वो चाहेंगे कि मैक्सिमम टाइम वो ग्राउंड कंट्रोल रहे और ग्राउंड कंट्रोल के अंदर वो अपनी पोजीशंस को जो है स्विच करते रहें और पोजीशंस को एडवांस करते हुए वो एक ऐसा पॉइंट निकालें जहां पर अरमान सारूकियान को सबमिट किया जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत क्लोज आ गए थे चार्ल्स ओलिवेरा मल्टीपल टाइम्स, पहले राउंड के अंदर भी, फाइनल राउंड के अंदर भी सबमिट करने के। उस जगह पर अगर इस्लाम मखाचेव होते तो गेम ओवर हो जाता। तो इस्लाम मखाचेव की मुझे विक्ट्री यहाँ पर सबमिशन के रास्ते नज़र आती है और यहाँ पर अरमान सारूकियान की विक्ट्री मुझे नॉकआउट की तरह नज़र आती है। लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम मखाचेव सीधा ही एक गेम प्लान के साथ आएंगे कि शुरुआत में थोड़ी बहुत स्ट्राइकिंग करूँगा, ओवर एक्सटेंड तो बिल्कुल नहीं करते वो, लेकिन जब उनको ओपनिंग मिलेगी ही विल सरप्राइज विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्राइक्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि चार्ल्स ओलिवेरा को भी उन्होंने एक तरीके से नॉकडाउन कर दिया था और वोल्कानोव्स्की को तो हेड किक से नॉकआउट कर दिया। तो इस्लाम मखाचेव स्मार्ट स्ट्राइकिंग करेंगे और वो ट्रांजिशन करेंगे अपनी रेसलिंग की तरफ, और रेसलिंग जब वो करेंगे तो कॉर्नर के साइड से चिल्ला रहे होंगे हबीब। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो गेम प्लान भी स्विच हो रहे होंगे हबीब की प्लानिंग से, हावियर मेंडिस की प्लानिंग से, तो वो अरमान सारूकियान के लिए मोर देन एनफ होंगे। तो यहाँ पर दोनों सिनेरियो मैंने आपको समझा दिए। ये फाइट जाएगी कैसे? ये फाइट होगी बहुत क्लोज, क्योंकि प्रेशर किसके ऊपर ज़्यादा है? प्रेशर है यहाँ पर इस्लाम मखाचेव के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि खोने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। लेगेसी दाव पर लगी है, या तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, या फिर अरे यार ये कैसे हो गया, अनएक्सपेक्टेड चीज़ कैसे हो गई। और दूसरी तरफ अरमान सारूकियान, या तो सीधा चैंपियन, जिंदगी बदल जाएगी उनकी, या फिर शिट यार मुझे दोबारा से क्लाइम करनी पड़ेगी लैडर्स। तो ये 50-50 मैचअप है। अगर आप मुझसे पूछे कि मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, तो स्टिल आई विल गो विद इस्लाम मखाचेव। लेकिन अगर इलिया टोपुरिया की बात होती यहाँ पर तो एक अलग ही सिनेरियो होता। लेकिन जब बात आएगी तो ऐसा ही, और इससे ज़बरदस्त एनालिसिस आपको मिल जाएगा। लेकिन ये एनालिसिस आपको कैसा लगा और आप किसको चूज़ कर रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों 10,000 सब्सक्राइबर्स के हमें बहुत करीब पहुंचना है। तो दोस्तों मैं मेहनत करता रहूँगा। अगर आप नहीं सब्सक्राइब करते हैं, नहीं लाइक करते हैं, नहीं कमेंट करते हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।